चलो फिर आ जाओ यार, बुक ओपन कर लो साथ साथ। पेज नंबर 1.6 बैलेंस शीट है इस पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, चलो आज एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है यार, हमने पढ़ा था, हमें बहुत अच्छे से पता है दो साइड होती है, एक लायबिलिटी और एक एसेट। तो लायबिलिटी साइड में जो हमारी पहली हेडिंग होती है उसको हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये तो हमने लायबिलिटी साइड की हेडिंग लिख दी। बेटा बुक में जैसी बैलेंस शीट है इसको मैं लिख देता हूँ साइड, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो यार इसमें जो सबसे पहला मेन हेड है वो हमने पढ़ा था शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जिसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। इसके तीन सब हेड पढ़े थे हमने। क्या क्या थे इसके तीन सब हेड? शेयर कैपिटल, कोई बात नहीं, सुनते रहना ध्यान से, रिवाइज हो जाएगा जिसको जिससे। सरप्लस। ठीक है ऋषि, रुको अभी मैं पूछूंगा, बताना। सेकंड वाला रिजर्व्स एंड सरप्लस। और थर्ड हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कुछ चीजें हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में तो ऊपर ऊपर से बता दी थी मैंने। आज हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। यार अभी ये शेयर कैपिटल के बारे में आप लोग नोट डाउन भी कर लो इसको साथ साथ ही। चलो जल्दी करो, आज कुछ एक्स्ट्रा भी लिखेंगे ना। करो ऑल ऑफ यू, साथ साथ नोट डाउन करो। तो क्या टोटली थ्योरी है? नहीं, इसमें थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी आएगा, लेकिन पहला चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है ना, सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। ओके भैया। डोंट वरी, पहला और दूसरा थ्योरी है। हाँ जी, यार शेयर कैपिटल के अब तीन पार्ट हो सकते हैं जो कि क्वेश्चन में मिल सकते हैं हमें। कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ लर्न करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। यार इसमें पहला हो सकता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा हो सकता है इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा हो सकता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये हम पढ़ेंगे बुक नंबर 2 में। यार अब इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन लिखवा दिया था, बट स्टिल आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कोई सा भी रिजर्व होगा, बिजनेस में बहुत टाइप के रिजर्व्स होते हैं, तो मैं भी यहाँ पे लिखवा नहीं रहा, एनी रिजर्व लिख देते हैं। एग्जाम्पल उस दिन लिखे थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी होता है, जैसे WCR IFR होते हैं ना पार्टनरशिप में, सेम है। यहाँ पर भी हम काफी सारे रिजर्व्स बनाते हैं, अभी आपको सारे नाम जानने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछ रहा। तो कोई सा भी रिजर्व है वो यहाँ पर आएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ P&L,
डेबिट क्रेडिट लिखवाया था लास्ट क्लास में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरा था, सरप्लस बैलेंस इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो वो दो होते हैं, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। डेबिट मतलब नेट लॉस, क्रेडिट मतलब नेट प्रॉफिट। तो आपको इसमें ये दो मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यार जो हमारा सेकंड मेन हेड है, ये हमारा मेन हेड था, ये पहला मेन हेड था। दूसरा मेन हेड है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसको आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लर्न करना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा मेन हेड, नॉन करेंट लायबिलिटी। यार बुक्स भी रखो अपने पास, आज बुक में से भी थोड़ा थोड़ा आपको मार्क करा दूंगा। देखो वैसे तो यार मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे, जो पीडीएफ भेजा था व्हाट्सएप पे, उसमें सारे जो भी एग्जांपल्स मैं आज बताऊंगा सब उसमें है। बट एक बार थोड़ा बुक से देख लेंगे, बोर्ड पे लिख लेंगे ना, तो मेरे वाले नोट्स आपको समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली उसमें हमें करना क्या है, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी, क्या तरीका था यार इसको याद रखने का, कौन बता रहे हैं मुझे? डॉल टॉस डॉल। कैसे याद? हाँ डॉल था ना इसका। अब पहले वाला है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब बताया था मैंने आपको, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस नाम पता होना चाहिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब जो नोट्स देखोगे उसमें आपको एक एग्जांपल मिलेगा जो कि इसमें से शायद पूछा जा सकता है। लोन एंड बॉन्ड प्रीमियम ये लिखवाया था। ऑन, एक मिनट बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नोट कर लो साथ साथ मेरे। दोबारा से आज बैलेंस शीट बनाएंगे, कुछ नई बातें लिखेंगे आज हम। यार ये एक एग्जांपल है, मतलब इसी का, जैसे ये एग्जांपल थे ना तीन, ये शायद आपसे पूछ लेगा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बोरोइंग्स के लिए बहुत सिंपल है, हम उधार कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। लोन होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है। काम करो बुक में भी आ जाओ साथ साथ, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा जब आप बुक से भी पढ़ेंगे ना बाद में। पेज नंबर 1.19 पे आ जाओ जल्दी से। वन पॉइंट 19 यार, यहाँ पे हेडिंग है पेज के बीच में, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में चार मेन हेड यही है जो हमने लिखे हैं, बस उनका ऑर्डर अलग है, तो कोई ऑर्डर का जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने थोड़ी है एग्जाम में, एमसीक्यू पूछेगा आपसे। तो अब जो बुक में पहला लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को उसके नीचे एग्जांपल देके बताया, देखो बुक में इंपॉर्टेंट नोट के नीचे लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जांपल, डिवेंचर्स, बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है। तो ये नोट्स में भी है, यही चीज मैंने आपको नोट्स में दी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के एग्जांपल भी सारे आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे। अब अगले पेज पे आ जाओ। बस अब कुछ चीजें नोट से लर्न करना, क्योंकि बुक में बहुत एक्स्ट्रा दे रखी है, तो बुक में जो मार्क करा रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़ना है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के एग्जांपल मार्क कर लिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। जस्ट सेट, वो तो खैर आपसे नहीं पूछेगा, बस छोड़ दो, आ जाओ पेज नंबर 1.22 पे आ जाओ। 1.22 करंट लायबिलिटी आ गई यार। करंट लायबिलिटी के भी ऐसे चार सब हेड्स हैं। डॉल था, उसका था टॉस। अब यार ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बड़ा माइक बंद करो, माइक बंद करो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का, 1 मार्क में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है।
मीनिंग नहीं पूछेगा, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। अब यार इसमें देख लो, बुक से देख लो, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था टॉस में। पहला ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के एग्जांपल्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग पेज नंबर 1.22। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के एग्जांपल है लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, दो तीन हो रहे हैं, पढ़ लो अपने आप से। उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क में। अब ट्रेड पेबल ये हमारा सब हेड है, और इसके एग्जांपल क्या होंगे? क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। ठीक है। उसके बाद यार शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बुक में बता दिया। अब यही एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकता है लोन ले लोगे, डिपॉजिट लिखा हुआ है एग्जांपल। ठीक है। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो बोरोइंग तो आपको पता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन निकाल लेते हैं क्योंकि इसके एग्जांपल हमें पहली बार पढ़ रहोगे ना आप। ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ है बुक में? पेज नंबर 1.24, 1.24 पे आ जाओ, बुक में मार्क कर लो, और नोट्स में से भी लर्न कर सकते हो, चॉइस आपकी है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं करंट लायबिलिटी के 4 सबहेड। इसमें मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर करंट लायबिलिटी। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी पढ़ने हालांकि सारे हैं, कुछ कुछ भी लेगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल थोड़े से ज्यादा हैं। हाँ यार, मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात कर रहा था। 1.24 पे आ जाओ, 4 एग्जाम्पल हैं। देखो सबसे पहले हम ये प्रोविजन वर्ड का मतलब देख लें। पढ़ा हुआ है आपने 11th में। प्रोविजन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है यार, फ्यूचर में होने वाले एक खर्चे के लिए हम पहले से सोच के चलते हैं। तो प्रोविजन क्या होता है? अपने प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रख दो। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू बियर पॉसिबल एक्सपेंस या फिर लॉस, जो कि हो सकता है कब? विद इन 12 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर जो भी मेरे होने वाले खर्चे हैं या एक्सपेंसिव लॉसेस, पॉसिबल खर्चे या पॉसिबल लॉसेस के लिए मैं प्रोविजन बनाता हूँ। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था यार, प्रोविजन बनाते हैं, बहुत फेमस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सबने पढ़ा है, डेटर्स के अगेंस्ट बनता है। तो यार पता है बिजनेस में ना मुझे बहुत सारे खर्चे देने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, मुझे सैलरी देनी है, मुझे कमीशन देना है। तो मुझे पता है मेरे खर्चे बहुत सारे हैं, तो मैं अपने खर्चों के लिए पैसे तो बचा के रखूंगा ना, ताकि मैं अपने खर्चे आराम से निकाल सकूं, आराम से पैसे निकल सके। तो 4 है हमारी बुक में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब क्या होता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट? एम्प्लॉय को जो जो चीजें हम देते हैं, अब आपको पता है हर साल, हालांकि हर महीने पे करते हैं हम, लेकिन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एनुअल बात करते हैं हम। हमने हर साल एम्प्लॉयज को क्या क्या देना है? हमने उनको सैलरी देनी है, या कमीशन देना है, वेजेस, उसके अलावा बोनस देते हैं हम। तो ये सारे हमारे खर्चे हैं बिजनेस के। ठीक है, एम्प्लॉयज को जो भी हम पे करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो इन खर्चों के लिए जो भी प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो कैसा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। ऑलराइट, चलो अब बुक में से चारों पढ़ लो और लर्न कर लेना उनको। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन। अदर में कोई सा भी प्रोविजन आ जाएगा, जैसे कि प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो हमें ऑफिस का बिजली का बिल पे करना है, या प्रोविजन फॉर रेंट। क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा बट प्रैक्टिकल लाइफ में बनाए जाते हैं। चलिए जी, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के बहुत सारे थे, अब आपको एक बार बुक में मैं दिखा दूं।
लर्न तो करने पड़ेंगे आपको खुद से ही। बेटा 1.23 पेज पे है, 1.23। 2-3 मैं लिख देता हूँ जो कि मेनली आपसे इलस्ट्रेशंस में या एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछेगा 1 नंबर का शायद। यार इसमें बहुत ज्यादा आता है इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू। देखिए कौन सा पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट है पेज नंबर 1.23 में, अदर करंट लायबिलिटी के एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद एक पॉइंट हो रहा है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। देखो हमें ज्यादा समझना नहीं है, हमें ये समझना है सर, हमने एक एक्सपेंस का नाम सीखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया। तो ये वर्ड्स में टेंशन नहीं लेनी, ये तो आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हमें बहुत अच्छे से पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी एक करंट लायबिलिटी होती थी, ठीक है, तो वही तो पढ़ रहे हैं हम। करंट लायबिलिटी में कौन से सब हेड में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। और एग्जाम्पल क्या मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा, हटके क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, पढ़ो। यही आपने नोट्स में से लर्न करने हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अभी पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। एक इसमें से यार पूछा जाता है आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखो रीजन क्या है, अगर हम सेकंड बुक के बाद आते तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती, बट एमसीक्यू था इसलिए मैंने सेकंड बुक अभी नहीं कराई, बोरिंग हो जाती सेकंड बुक, तो मैंने सोचा थर्ड इजी है पहले ये कर लो। ठीक है, तो कुछ चीजें लर्न करेंगे जो सेकंड बुक करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, बहुत कम है ऐसी चीजें, डोंट वरी। ठीक है यार, अब बढ़ते हैं आगे। आपसे ये 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं ज्यादातर इलस्ट्रेशन में आपको मिलने वाले हैं। ऐसे यार हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, एसेट 2 हैं अब, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। आ जाओ बुक में निकाल लो पेज नंबर 1.30। जिसने पिछली क्लास नहीं ली थी वीडियो भेज दूंगा, आज देख लेना। हाँ जी, इसमें हमारा जो पहला मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट की कितने सबहेड थे, कौन बता रहा मुझे? n fold। एन फोल्ड, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुको, सरन वीडियो क्लियर है हाँ भैया, या ब्लर हो रही है थोड़ी सी? भैया जब आप आते फोकस हो जाता है। ठीक है ठीक है, हाँ वो दूर से हो जाती, ठीक है। हाँ यार, नॉन करंट एसेट करण ने बिल्कुल ठीक बताया हमें, एन फोल्ड। क्या था भैया एन का मतलब? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कोई बात नहीं, भूल गए आज फिर से याद कर लेना। एफ में फिक्स्ड एसेट। यार इस फिक्स्ड एसेट का नाम जो है वो चेंज हो गया, आपको ये नाम यूज नहीं करना। अब आपको इसकी जगह क्या नाम यूज करना है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब जो आप में से आज पिछली क्लास जिसमें मिली थी बेटा, पेज नंबर 1.6 पे आपकी बुक में बैलेंस शीट है, हम वही बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब ओ का मतलब अदर नॉन करंट एसेट, एल मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डी मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट। चलो आओ बुक में आओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद देखो चैप्टर 1 हो जाएगा, चैप्टर 2 भी हमारा थ्योरी का है, 3 चैप्टर करने हैं बस, 1 2 फटाफट से खत्म हो जाएंगे। चैप्टर 4
यार अगर आपको ये समझ नहीं आएगा जो मैं आज बता रहा हूँ, पिछली क्लास और आज वाला, तो चैप्टर 4 में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर 4 में आपको रटना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है, 4 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है 4। आ जाओ भाई। नॉन करेंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है आपके बुक में, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स्ड एसेट। अब यार बहुत अच्छे से हमें पता है क्या भैया, कि फिक्स्ड एसेट के ना पार्ट्स हो सकते हैं। मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, नाम ये याद रखना है, थोड़ा लिखने के काम आएगा अभी। तो यार देखो, फिक्स्ड एसेट के ना इन्होंने टाइप्स बनाए हुए आगे, मतलब एग्जांपल्स बोल सकते हो आप उसको। फिक्स्ड एसेट हो सकता है टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये तो हमें 11th में भी पता थे। ठीक है, दो हो रहे हैं अभी लिखूंगा मैं, पहले टेंजिबल इंटेंजिबल देखना। आ जाओ बुक में आ जाओ। बुक में कैसे देखना है भैया, यार जो ये पहला है फिक्स्ड एसेट, इसके नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। फिक्स्ड में टेंजिबल, इनटेंजिबल, थर्ड, और दो ही पूछेगा, नीचे वाले दो पूछेगा नहीं आपसे। हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये चार आपको दिख गए होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, जिसके बारे में नहीं पूछना तो आप छोड़ो ना, टेंशन ही क्यों लेनी, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। अब टेंजिबल में पता ही है, अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा। पेज नंबर इसी पे देखो, सबसे नीचे टेंजिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या क्या है मेरे साथ पढ़ो बेटा, सेकंड लास्ट लाइन में, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एमसीक्यू में जैसा भी आएगा। अब इसने आपको यहाँ पर एक एसेट का नाम दे दिया, कौन सा, फर्नीचर। ठीक है, अभी आपको बोलेगा भैया फर्नीचर का मेन हेड बताओ और सब हेड बताओ। तो भाई आंसर दो मुझे, फर्नीचर का मेन हेड और सब हेड जल्दी से बताओ। नॉन करेंट एसेट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करेंट एसेट तो हो गया भैया मेन हेड, मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर की। नॉन करेंट एसेट और सब हेड में क्या बताया आपने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नहीं बेटा, सब हेड में आप बताओगे फिक्स्ड एसेट। हाँ चलो, सॉरी सॉरी, सही बोला आपने तो, क्योंकि नाम चेंज हो गया ना इसका। फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर एक डैश डाल के, टेंजिबल। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंजिबल लिखने से आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। एमसीक्यू में तो देखेंगे अब कैसा बनेगा, डिफरेंट बनेगा थोड़ा सा। ठीक है यार, इंटेंजिबल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, आ जाओ बुक में देख लें, यही आपको नोट्स में मिलेंगे। आ जाओ 1.31 पेज पे आओ। इंटेंजिबल के एग्जाम्पल देखो, कुछ तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे आज तक। गुडविल पता है आप सबको, पहला है गुडविल, ब्रांड या ट्रेडमार्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मार्कशीट एंड पब्लिकेशन, टाइटल, माइनिंग राइट, बोर्ड्स में आ चुके हैं इनमें से दो तीन। कॉपीराइट, पेटेंट आपके लिए पुराना है। लाइसेंस और फ्रेंचाइजी आपने ये भी सुना होगा जरूर। ठीक है यार, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंटेंजिबल। अंडरलाइन कर लो, नोट्स में से याद कर लेना। पेपर में क्या करेगा वो, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देगा, क्या, कॉपीराइट। अब आपको बोल देगा कॉपीराइट जो है वो, उसका हेड बताओ और उसका सब हेड बताओ। ठीक है, और हमारा चैप्टर नंबर 4, इसी बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रेशोज। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जिसने पढ़ लिया उसे तो पता होगा, जिसके स्कूल में हो चुका है। तो अकाउंटिंग रेशियोज हमारे चैप्टर का नाम है, और उसमें मेनली पता है क्या होना है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और हर फॉर्मूले में हमें यूज किसका करना है, लायबिलिटीज और एसेट्स का यूज करना है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा एसेट है, नॉन करेंट है, करेंट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। अगर नहीं पता होगी ये बातें तो बेटा आप चैप्टर 4 में कुछ नहीं कर पाओगे, वहां गलतियां करोगे फिर बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ लर्न करने के लिए। आओ भाई, ये आराम से लर्न हो गए। इसके बाद इन तीनों में से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसमें से ज्यादा पूछा जाएगा फिक्स्ड एसेट। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड है बुक में हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो बुक में, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स, बस दो तीन नाम पढ़ने हैं, पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है।
अब भैया एक और इसके बारे में जान लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा नोट कर लो साथ साथ, और अगर नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी भी। यार लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में 3 पॉइंट्स हैं, फटाफट से सीखेंगे। पहला है कैपिटल एडवांस, देखो ये नाम से समझ में आ रहा है, एडवांस गिवन का मतलब लिख रहा हूं मैं, एडवांस गिवन टू परचेज एसेट। आपने एक एसेट खरीदना है और आपने उसके लिए एडवांस पे कर दिया, लिख लो पहले, समझा रहा हूं। हिमांशु आज आया नहीं क्या, आवाज नहीं आ रही तेरी? अभी आया हुआ। हो गया था क्या? हाँ। आज तो उल्टी सीधी बात नहीं करी तूने, तबीयत ठीक नहीं है सर की। हिमांशु मूड नहीं था, तबीयत खराब है क्या आज? मैं पढ़ के आया था तो। अच्छा, तो आज नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहा तू? हाँ भाई, कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस नाम से समझ में आ रहा है यार। मैंने क्या लिखा है देखो, अगर तुम में से कभी किसी को मकान खरीदना हो, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो ना, तो हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या करते हैं, उसकी टोकन मनी देते हैं। जरूरी नहीं होता बट ऐसा होता है। टोकन मनी क्या होती है भैया, अब आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई और आप उसको बुक करके आ गए, तो जिसे बोलते हैं बुकिंग अमाउंट, थोड़ा सा पैसा दे के आ गए। थोड़ा सा मतलब 2%, 5%, 10% भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बयाना। बयान, हिंदी में बोलते हैं बयाना, ठीक है। वरना उसके अलावा मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि हम गाड़ी या बाइक बुक करते हैं, जैसे बुलेट बाइक पे हमेशा बुकिंग जाती है, बुलेट बाइक हमेशा डिमांड में रहती है। तो अगर आज आप एक बुलेट बाइक बुक कराने आओगे तो आपको 5 से 10 हजार दे के आने पड़ेंगे पहले, और आपको बुलेट बाइक मिलेगी 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद। बुकिंग चलती है यूजुअली उस पर। तो सीन क्या है भैया, आपने जो बुलेट बाइक खरीदने के लिए 5 हजार एडवांस दिए, वो एडवांस आपको वापस नहीं मिलेंगे, जब आप बाइक खरीदोगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए हो गया एक एसेट, ठीक है। तो उसको किस नाम से बोला जाता है, कैपिटल एडवांस। बुक में एग्जाम्पल है, पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे बेटा, पेपर में एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, ये वर्ड पूछ सकता है, एग्जाम्पल आपकी नॉलेज के लिए। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, जल्दी से देखो, बुक में पेज टर्न करो, बुक पे भी देखते रहो। सिक्योरिटी डिपॉजिट, बुक से देख लोगे तो नोट्स तुम्हारी समझ में आ जाएंगे, वरना समझ नहीं पाओगे नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, फिर कहोगे क्या है भैया ये। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत सिंपल है, अगर आपको किराए पे मकान खरीदना है, ठीक है, तो बेटा अगर आपको मकान खरीदना है तो हमें कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हें आज एक बिजली का कनेक्शन लेना है, तो अगर तुम्हारे घर पे नया मीटर लगेगा, बिजली का मीटर लगेगा, तो तुम्हें बिजली कंपनी को कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 5 से 10 हजार रुपए, जो बाद में आपको मिल जाएगी वापस, तो जैसे ठीक है। बैंक लॉकर के लिए भी देते हैं। हाँ, बैंक लॉकर के लिए भी देते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है भैया, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अगर आपको बिल का, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है बिजली कंपनी को। बिजली कंपनी आपसे वो सिक्योरिटी क्यों लेती है, मान लो आपने मीटर लगवा लिया और आप बिल पे नहीं करोगे, तो जब आप बिल पे नहीं करोगे वो आपकी सिक्योरिटी से काट के आपका कनेक्शन काट देगी, ठीक है। इसलिए वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से पहले कुछ सिक्योरिटी मांगती है, 5 से 10 हजार रुपए, ठीक है भैया। तो आपका एक एसेट होता है। तीसरा है बेटा इसमें अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है भैया, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को लोन वगैरह देते हो, मान लो हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं हमसे लोन मांग रहे हैं, तो यस हम उनको फैसिलिटी देते हैं, लोन प्रोवाइड करेंगे, तो वो इसमें आएगा अदर लोन्स एंड एडवांसेस में।
बस हो गया खत्म यार, कुछ नहीं अब, बस करंट एसेट सीखने बाकी है। चलो यार, इससे पहले आपको करा दें इलस्ट्रेशन 1 मार्क में आएगा, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है एकदम। पेज नंबर 1.18 पे आ जाओ जल्दी से। अब यार हमें दो वर्ड हमने पढ़े हैं भैया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बट होता क्या है? कौन बता रहा है यार मुझे नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नमन, आप बताओगे? अरे नमन कहाँ गया? टेस्को और एक सी होता था, सी से। क्या बोला मैंने? क्या बोला आपने? टेस्को नॉन करंट लाइबिलिटी पूछ रहे हो ना? अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसिड बता दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पता है क्या था? मुझे लग रहा था 2 दिन सो रहे होगे, उठ जाओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? बताओ यार, कोई नहीं बताएगा क्या? करंट क्या फर्क लायबिलिटी, होता करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर। है? जैसे क्रेडिटर, बिल्कुल सही है सर। करंट लायबिलिटी वो होती है जो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी होती है, विद इन 12 मंथ। होती है ठीक करंट है? लायबिलिटी शॉर्ट टर्म नॉन होती है। और ये मोर देन 12 महीने जो जैसे एड, लायबिलिटी मुझे, कैपिटल। चलो ठीक है, ठीक है, जो भी बताया सही है। तो करंट लायबिलिटी जो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, कुछ भी हो, वो लोन हो, क्रेडिटर हो, ए टू जी। और नॉन करंट लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है, जैसे कि अगर आपने मान लो बैंक से लोन लिया है 1 साल के लिए, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। और बैंक से लोन लिया है 2 साल के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में। ये तो बहुत अच्छे हैं, सबको पता है। बट आज एक नई टर्म सीखेंगे हम, ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, बहुत ज्यादा चांस है। ऑपरेटिंग साइकिल, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करोगे मेरे साथ, और फिर इलस्ट्रेशन 1 करेंगे 2 मिनट में। लिखो यार, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इज द टाइम बिटवीन, इज द टाइम बिटवीन एक्वायरिंग द एसेट, या सिंपल परचेजिंग एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग, फॉर processing and converting into cash and cash equivalent। भैया नए नए वर्ड हैं सारे, कोई बात नहीं यार, सब चैप्टर में यूज होंगे अभी। हाँ भाई, किसी की समझ में आया क्या है ऑपरेटिंग साइकिल मीनिंग? जल्दी नोट करो, समझाओ फटाफट। हो गया भैया। एवरीवन डन? यार देखो, नाम से समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग। हम कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं ना, तो साइकिल का मतलब है चक्कर घूमना। कैसे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का सिंपल सा मतलब है, हम पहले अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। हाँ जी भैया, मान लो हमारा बिजनेस है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मार्कर की, हमारी कंपनी है मार्कर, मार्कर की कंपनी है। तो हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं ना, प्रोडक्शन तो करना है। मशीनें वगैरह ले रखी है सब हमने, फैक्ट्री है, मशीनें है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, मार्कर के लिए जो भी चाहिए, प्लास्टिक वगैरह जो भी। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? फिनिश गुड्स में। मार्कर बनाऊंगा, अब वो मार्कर बना के मार्केट में बेचूंगा।
अब जब मार्केट में मारकर बेचूंगा तो मुझे बदले में क्या मिल जाएगा? कैश। तो पूरा चक्कर घूमा, कहानी शुरू भी कैश से हुई थी, खत्म भी कैश पे हो रही है। तो ये कैश को कैश में बदलने की जो कहानी होती है उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। देखो वही लिखा हुआ है, ध्यान से, थोड़ा अजीब है, एसेट वर्ड आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ एसेट का मतलब आपको समझना है यार रॉ मटेरियल, मशीनरी मशीनरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी है बट कोई बात नहीं। तो यार हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स को बेच के किस में कन्वर्ट करते हैं वापस से? अपन कैश में। तो इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब यार क्या होता है ना, देखो सीन क्या है, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम नहीं बताया हुआ तो हम एज्यूम करते हैं 12 महीने। लिख लो ये भी एमसीक्यू में। इफ साइलेंट इट इज एज्यूम्ड ऑफ 12 मंथ, इट इज एज्यूम्ड ऑफ 12 महीने, जैसे कि एक साल होता है अकाउंट्स में। स्टेशन वन पे आओ फटाफट से, पेज नंबर 1.18। हाँ यार, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको ये बताना है, सिंपल सा एमसीक्यू, कि भैया नॉन करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या क्या गिवन है हमें उसमें। इलस्ट्रेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, हाँ क्वेश्चन में बताना है क्लासिफाई करो नॉन करेंट करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके बाद हमने इसमें नीचे कुछ बॉक्स वगैरह दिया है, तो उस बॉक्स में इसने लिखा है नंबर 1 ट्रेड पेबल। क्या होते हैं भैया ट्रेड पेबल? कौन बता रहा है भाई ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी। हाँ वो तो मुझे भी पता है, करंट लायबिलिटी। देखो ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। हाँ ये ठीक है, बताया था आपको। तो यार ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, बट जरूरी नहीं करंट लायबिलिटी हो। अगर मैंने 1 साल से ज्यादा का उधार दे रखा है, ले रखा है, सॉरी मैं लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्रेडिटर क्या होता है? जिसको पैसे देने हैं, क्यों देने हैं? उधार ले रखा है। अगर 1 साल से ज्यादा का उधार लिया तो नॉन करंट, और 1 साल से कम का लिया तो करंट। पंगा क्या है भैया? पंगा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें वर्ड लिख के दिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इसके बाद एक बॉक्स बना, उसमें लिखा है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, ठीक है भैया। अब यहाँ लिख दिया मैंने 10 मंथ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ 10 महीने, और यहाँ लिख दिया 8 महीने मंथ, और ये भी मंथ है। अब यार देखो हमें ये पता है, लास्ट वाला बॉक्स देखेंगे हम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल को छोड़ दो अभी। यहाँ लिखा है हमने जो भी पैसे पे करने हैं वो कब पे करने हैं? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट वाले बॉक्स को देखो, हमने पैसे पे करने हैं 8 महीने के अंदर। तो यार अगर एक लायबिलिटी हमें 8 महीने में पे करनी है तो वो कौन सी होगी? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट? जल्दी बोलो। करंट लायबिलिटी सिंपल तो है, अगर 1 साल 12 महीने तक पे करना है तो करंट लायबिलिटी, और 12 महीने से ज्यादा के बाद पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी, 1 साल से ज्यादा के बाद। तो हमें कौन सा बॉक्स देखना है? मैंने क्या बोला? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट वाला बॉक्स देखना है जिसमें लिखा 8 महीने। अब इसमें 2 केस होते हैं, फटाफट से नोट करेंगे स्टार बना के, जल्दी से नोट करेंगे क्या, फटाफट साथ में बेटा। इफ, इसके बिना समझ नहीं आएगा। इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है, इस केस में क्या करेंगे? देन इग्नोर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को मत देखो, किस पे फोकस करो? फोकस ऑन दूसरे वाला बॉक्स जो कि क्या है? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट। चलिए दूसरा केस क्या होगा भैया? इफ ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा होगी,
बेटा अगली क्लास में आपको चैप्टर 4 शुरू करा दूंगा, न्यूमेरिकल। मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो गया आप लोगों के लिए, थ्योरी। कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर बाद में कर लेंगे, फर्स्ट के बाद सीधा 4 करेंगे। 3 ही तो आने हैं, फर्स्ट सेकंड 4। हाँ भैया, दूसरा पॉइंट क्या है, सीख लो। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, देन फोकस ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। फोकस ऑन, वहां बोला था ऑपरेटिंग साइकिल को इग्नोर कर दो, और यहाँ बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग साइकिल को बहुत ध्यान से देखो। फोकस ऑन ऑपरेटिंग साइकिल टू डिटरमाइन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। ये सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी, एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। समझाता हूँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा मैंने। बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ और फिफ्थ 2 पॉइंट है हमारे, पहले नोट कर लो। डन भाई, हुआ नोट? वांशु, हाँ जी भैया। क्या है हिमांशु सेकंड लास्ट पॉइंट यार? ट्रेड पेबल कितने हैं ऑपरेटिंग साइकिल बता, और वो बता। इलस्ट्रेशन 1 बेटा। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 में फोर्थ पॉइंट है ट्रेड पेबल। ऑपरेटिंग साइकिल है यहाँ पर 18 महीने की, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम है 15 महीने। मिल गया सबको? तो यार देखो फोर्थ पॉइंट में ना, अब हमें क्या देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है, 18 महीने की। कहने का मतलब पता है क्या है? अब आप जो करते थे ना, करंट लायबिलिटी क्या होती है, 12 महीने तक पे करनी हो करंट लायबिलिटी, और 12 महीने के बाद पे करनी हो तो नॉन करंट। अच्छे से याद है? अब वो 12 महीने वाला फंडा भूल जाओ, वो 12 महीने की जगह रूल बन गया 18 महीने का। मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है, तो इस केस में करंट लायबिलिटी क्या होगी, नोट कर लो। करंट लायबिलिटी होगी जो मुझे पे करनी है विद इन 18 मंथ। अगर मुझे 18 महीने के अंदर अंदर पे करनी है तो वो करंट लायबिलिटी, और 18 महीने के बाद पे करनी है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हम तब करते हैं जब ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो, जो कि फोर्थ पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में नहीं थी। तो यार देखो, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने की, ठीक है, और मुझे जो पेमेंट करनी है वो 15 महीने में करनी है। तो ये कौन सी लायबिलिटी है फोर्थ वाली? कौन बता रहा मुझे? करंट हो गई फिर। करंट लायबिलिटी हो गई। सिंपल है ना भैया, अगर 18 महीने तक पे करना होगा तो करंट लायबिलिटी, और 18 महीने के बाद पे करना होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लो जिसको डाउट है, थोड़ा लास्ट देखना ध्यान से। पार्ट हो जाएगा। बड़ा लास्ट, हाँ रुक जाओ, लास्ट पार्ट में ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने। ठीक है भैया, मुझे पेमेंट कब करनी है? मुझे पे करना है 24 महीने में। ठीक है, तो 24 महीने में पे करना है। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है, तो 18 महीने से ज्यादा में पे करना होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी, और 18 से कम में करना होता तो करंट होती। इलस्ट्रेशन 1 ध्यान से करना, नोट्स लिखवा दिए मैंने, समझ जाओगे घर पे। या आपने तो कहा था जब मोर देन 12 होगी ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल में फोकस करना है। हाँ, तो जब तो मैंने ऑपरेटिंग साइकिल पे तो फोकस करा है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से ही तो मैंने बताया कि करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी।
देख मैंने नीचे एरो डाल के क्या लिखा है, इस एरो का मतलब समझ। बुक में आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लगाना दिमाग, डाउट हो अगली क्लास में पूछना। चलो जाते जाते बस यार एक चीज रिवाइज कर ले हम, क्योंकि अगली क्लास में टॉपिक बेटा यही चालू होगा, चैप्टर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। करंट एसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, रह गया था। करंट एसेट जिसको हम याद रख सकते हैं सीट इसको। यार करंट एसेट के जो पार्ट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना जाते जाते, बस 2 मिनट लगेंगे। इतनी देर रुक गए, 2 मिनट और रुक जाओ। करंट एसेट क्या होता है भैया, सीट इसको। सी मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बोल रहा पढ़ने के लिए, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। 1 साल तक के इन्वेस्टमेंट करता हूं तो करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का होता है मतलब डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। आई मतलब इन्वेंट्री। ये है भाई इसमें सीखने वाली चीज और कॉपी में लिखने वाली चीज, जल्दी से लिख लो फटाफट से। इन्वेंट्रीज में भैया 6 एग्जाम्पल मिल सकते हैं। क्या? रॉ मटेरियल, नोट्स में है फिर भी लिखो। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स, एक और रह गया। मिलेगा मिलेगा। स्टॉक एंड ट्रेड, जल्दी करो। चलो बेटा इसे पढ़ने के बाद होमवर्क ले लेंगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 32 तक 1 से 12 मैंने पहले दे दिए थे, जिसने नहीं करे वो कर लेना। ये समझ लो आपके जो एमसीक्यू आने हैं इस बार, ज्यादा नहीं मैं कहता तो ये 3 से 4 एमसीक्यू बनेंगे चैप्टर 1 से। खत्म नहीं हुआ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में एक चीज और है, लेकिन पहले हम इसको कर लेंगे आज। बेटा होमवर्क लिख लो इलस्ट्रेशन 1 से 32 तक। चलो 1 बज गया, इसे मत छोड़ो यार, बुरा मान जाएगा। 33 कर देते हैं। नोट्स लर्न करके आना। बाय एवरीवन।